Lymphoma. Lymphoma is a group of blood cancer that develop in the lymphatic system. The two main types are Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma. ये ग्लैंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्किन, फैट, ब्रेस्ट, फाइब्रस कैप्सूल, लिम्फोमा सेल्स विद इन फीजन्स फ्लूइड्स ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये कैंसर्स डेवलप कंडीशंस हैं। ये लिम्फ नोड है, एक एनिमेटेड है, नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा एनिमेशंस के जरिए समझाया गया। ये लाइक स्टोन्स डेवलप होता है और ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स पे L1 यूज की जाती है और कंप्लीट पे लिम्फ L1 आता है। वेसल्स में जो फ्लूइड्स बहता है वहाँ पे S1 आता है। और ये जो ब्लू देख रहे हैं ये वेन्स है, इसके अंदर A2 यूज की जाती है और यहाँ पर आर्टरीज। और इस तरीके से ये इनलॉर्ज होता है लिम्फोमा और लाइक स्टोन सा एक और इन कंडीशन डेवलप कर देता है और जिसे प्रेस करने पर लगता है कोई और टाइट चीज़ अंदर मौजूद है, स्टोन जैसी। तो इससे एक तो पहचान होती है। अगर डायग्नोस हो गया है तो डायग्नोस होने पर हमें इसे सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले जो लिम्फेटिक लिम्फ को पेरिफाई करना है तो उसमें हम S1 को लेंगे। लिम्फ को पेरिफाई करने के लिए S1 को लेंगे लिम्फोमा के अंदर, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स को क्योर करने के लिए लिम्फेटिक चैनल्स को जो नोड्स हैं उनको कवर करने के लिए हम L1 का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आर्टरी और वेन्स दोनों इन्वॉल्व हैं और साथ में इंटीरियर लिम्फ वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स दो, ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो ब्लड लिम्फ वेसल्स पर L1 और S1 दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स और वेसल्स एंड कैपिलरीज पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A3 का यूज़ कर देंगे तो सीधा सीधा आ जाते हैं, L2 लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, अगर वोपेंस बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया है तो C5 यूज़ किया जाएगा। अगर लाइक स्टोन है, टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो C4 का यूज़ किया जाएगा इस जगह पे। पेन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इससे डिसॉल्व करने के लिए RE का इस्तेमाल करेंगे। पेन अगर शूटर है, सिजेरियन पेन है और विद बर्निंग है तो ऐसी कंडीशन में GE का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पेन सिर्फ एक फीलिंग है, लाउडनेस है, भारीपन महसूस हो रहा है तो वहां पे हम WE का इस्तेमाल करेंगे। सरफेस पे अगर रेडनेस है तो BE का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज की जाएगी। RE इस सरफेस को सॉफ्ट करेगी, G सिजेरियन और बर्निंग को खत्म करेगी और B रेडनेस को, और WE न्यूट्रलाइज करेगी इस ग्लैंड्स को और इंटरनल सेल्स को। ओके, अब क्योंकि ये जो कैंसर्स होता है सेल डिविजन्स की वजह से होता है और ये डिविजन्स होता है DNA की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से,
और न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए, डीएनए को मेंटेन करने के लिए हम अगर लोकल डीएनए डिस्टरबेंस होता है तो उसके अंदर वेन का इस्तेमाल करते हैं। वेनेरियो मेडिसिन अगर यूज़ की जाती है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाल का झड़ना शुरू हो जाता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है वेनेरियो लेने से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए वेनेरियो का इस्तेमाल लाइटर करना है, लाइट करना है, थोड़ा करना है। तो इस तरीके से हम इसे ट्रीट करते हैं। अगर इसके अंदर इंजरी हो गई है, जख्म हो गया है, ओपन वॉन्ड है, तो C4 हटा दिया जाएगा, C4 की जगह पे C5 यूज की जाएगी। ओके। इसी तरीके से अगर इन्फ्लामेशन है, अगर इन्फ्लामेशन है, सॉरी, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में भी C5 आएगा। और अगर ये रेडनेस है, पेन है और बर्निंग भी है, तो हमें L2 को WE के साथ अकेला कर देना है बिफोर मील्स। आफ्टर मील्स या फिर कभी भी एडजस्ट कर लें। यहां पर हमारा ट्रीटमेंट होगा S5, जरूरत अकॉर्डिंग कंडीशन C4 या C5। फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग कंडीशन, और आर्टीरियल और वेन्स में से देखना यह है कि किस चीज में खिंचाव ज्यादा है, आर्टरीज खिंच रही है या वेन्स ज्यादा खिंच रही है। तो इसके साथ देखिए, सबसे पहले जो कैंसर जहां पे डेवलप होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए और न्यूट्रिशंस पहुँचाने के लिए A1 का काम है, आर्टीरियल मेडिसिन का काम है। तो आर्टीरियल मेडिसिन एक्ट कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग कंडीशंस मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा लिम्फ नोड पे जो कैंसर है, हॉस्किंग्स लिम्फोमा या नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा, सभी पे एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कंडीशन पहचाननी होगी, डायग्नोसिस करना होगा। और डायल्यूशन अगर D3 भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट क्रॉनिक है, बहुत देर में हमारे पास आ रहा है, तो फिर हमें D3 D5 भी एग्रावेट करेगा। हाँ, L2 हम D5 में दे सकते हैं, लेकिन D3 से तैयार 1:47 के फार्मूले पर हम डायल्यूशन नंबर 3 या उससे ऊपर का डायल्यूशन दे सकते हैं। पहले पता नहीं चलता है पेशेंट्स में किस टाइप का डायल्यूशन देने की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर D5 इस्तेमाल कर रहे हैं तो D5 का यूज़ 50 ml में 3 ड्रॉप्स करें शुरू में पेशेंट के लिए। अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो डायल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, D5 दे सकते हैं। अगर उससे एग्रावेशन आ रहा है तब फिर हम डायल्यूशन तैयार करके उन्हें देते हैं। अगर डायल्यूशन नहीं तैयार कर पाते, ऐसी कंडीशन में जिस मेडिसिन को दिया गया है उसका 5 ml 1 लीटर वाटर में मिक्स करके और दिन में कम से कम 10 टाइम दिया जाए, तो ये चीज़ रिकवर होगी। ऐसा क्यों होता है कि मेडिसिन एग्रेवेट कर जाती है? क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर कम होता है, सेंसिटिविटी बढ़ी होती है। ऐसी कंडीशन में एग्रेवेशन आने लगता है। एग्रेवेशन अभी हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया फैट ओबेसिटी ख़त्म करने के लिए, लेकिन मेडिसिन से कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेडिसिन बंद करने के 1 महीने बाद एकदम से बॉडी नॉर्मल आ गई। पेशेंट आके खुद कहा, सर जब तक हमने मेडिसिन ली तब तक तो कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन मेडिसिन बंद करने के बाद वो हमारी बॉडी मेंटेन हो गई। हमने कहा कुछ लिया? तो कहा नहीं, आपकी ही मेडिसिन चलाने के बाद कुछ भी नहीं लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन न्यूट्रलाइज होती है, वो धीमे धीमे अंदर काम करती रहती है। जब मेडिसिन बंद होती है तो उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें
क्विक रिजल्ट की ज़रूरत होती है जब पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में हो, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आप अगर देख रहे हैं मेडिसिन दी जा रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मेडिसिन को या तो आप पॉजिटिव डोज दें या तो नेगेटिव डोज दें। या तो मेडिसिन जो है न्यूट्रलाइज हो रही है पॉजिटिव डोज में या हो रही है नेगेटिव डोज में। जब हम उसको कंसंट्रेशन की कंडीशन में बढ़ते हैं, अगर जो D5 में दिया उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो पहले हम उसे नेगेटिव में देकर देखें। हो सकता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा हो, इसलिए मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है। तो आपने अगर नॉर्मल दिया है डायरेक्ट पीने के लिए 5 ml, तो उसे हाफ कप वाटर में, गर्म हॉट वाटर में आप पीने के लिए कहें। अगर पीने से उसका रिजल्ट आता है, पेन में रिलीफ होती है, तो समझ लें कि मेडिसिन को पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसे गर्म पानी में ही चलाएं, हॉट वाटर में ही चलाएं। वरना फिर अगर हॉट वाटर में रिजल्ट नहीं आता, फिर भी कुछ नहीं रिजल्ट है, तो फिर वहाँ पे हम कोल्ड वाटर में, चिल्ड कोल्ड वाटर में हम देंगे। तो ऐसी कंडीशन में कई बार रिजल्ट आ जाता है। तो ये दो होता है, हमारे बॉडी के सेल्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो अक्सर ये देखा गया है गर्मी के दिनों में जो हम D5 के रेंज की मेडिसिन देते हैं, वो एग्रेवेट करने लगती है कुछ पेशेंट्स में, और कुछ पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट देती है। तो अच्छा रिजल्ट जिसको मिलता है उसके लिए वो बॉडी को सुटेबल है, लेकिन जिसे एग्रेवेट करने लगती है उसके लिए सुटेबल नहीं। अगर एग्रेवेट कर रही है तो उसको डाइल्यूट कर दें, जैसे हमने पहले बोतल में बताया। अगर डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं तो उसको चिल्ड वाटर में दें, कोल्ड वाटर में दें। तो उससे क्या होगा कि उसका जो एग्रेसिव फोर्स होगा, जैसे बॉडी में जाकर के फौरन टेम्परेचर के साथ फंक्शन शुरू होगा, तो बॉडी के अंदर जाके पहले बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को डाउन करेगी, फिर उसके बाद मेडिसिन जाकर काम करेगी। तो इस तरीके से उसका निगेटिव वर्क मिल जाएगा मुझे। तो ये हमारा पर्सनल प्रैक्टिकल है और क्लिनिकल देखा हुआ है। और ज्योग्राफिकल भी कंडीशंस में इसी टाइप से मेंटेन किया जाता है। कई जगह पे आप मेडिसिन देते हो, D5 की देते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। कई जगह पे वो रिजल्ट बेहतर नहीं आता। ये चीज़ हमें सूरत में महसूस हुई कि जैसे कि यहाँ पे अपार्टमेंट होते हैं, कोई 5 मंजिल पे है, कोई 10 मंजिल पे है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी क्लिनिक होती है, हम ग्राउंड फ्लोर पर अगर मेडिसिन पिलाते हैं, उनको देते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाते हैं, अपने फ्लैट पे जाते हैं, अगर 5 मंजिल पे हैं, तो जैसे होते बॉडी का जो ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो टॉप पे चले गए हैं, उनकी ग्राउंड लेवल से अप लेवल की तरफ गए हैं। तो वहाँ पे कई बार मेडिसिन एग्रवेट करने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन रिजल्ट नहीं देती, लेकिन उनके घर पे जाकर रिजल्ट देती है। तो इफेक्ट ये है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेविटी के हिसाब से चलता है यहाँ पे, और ज्योग्राफिकल की कंडीशन में भी चलता है। तो ऐसे ही एक हमारे पास पेशेंट था जिसे जॉइंट्स पेन रहता था, बॉडी फुल स्वेल करती थी, सुबह जो उठती थी पेशेंट, उसका वज़न 50 kg होता था, लेकिन रात में सोती थी वो 65 kg वज़न हो जाता था। ये इसका प्रोसेस चलता रहा। तो इस कंडीशन में जब ES की मेडिसिन चलाई गई, तो एक पेशेंट में तो रिजल्ट तो इमीडिएटली मिल गया, लेकिन ये जिसमें लाइटली ये इफेक्ट था, लेकिन जॉइंट्स पेन रहता था, उसकी मेडिसिन दी गई, सब कुछ रिजल्ट आया और लॉकडाउन हो गया। उसके बाद वो रुक गई। रुक जाने के बाद फिर हमने लॉकडाउन के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू किया, तो रिजल्ट उसका मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद पेशेंट अभी कल आके कहते हैं, सर आपने जो मेडिसिन दिया था लॉकडाउन के बाद, वो मुझे असर नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब से मेडिसिन बंद कर दिया, लेकिन बॉडी तो मेरी बिल्कुल फ्री हो गई है। और पहले जैसे हमने कहा, जब मेडिसिन हमारी नहीं शुरू की थी लॉकडाउन से पहले भी, जब आप किसी और डॉक्टर का, तो कह रहे तब तो हमारा वज़न 10 kg बढ़ जाता था रात होते होते, और बॉडी पूरी स्वेल कर जाती थी और यूरिन पास नहीं होती थी। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब मेडिसिन चली तो उससे यूरिन तो होती थी, लेकिन उसे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती थी, कंजेशन भी महसूस होता था, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 घंटे पे चेंज होता है। जैसे 2 दिन में ठंडक पड़ती है, तो 2 दिन में बहुत सी गर्मी पड़ने लगती है। तो इस तरीके से वेदर चेंज की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ डेवलप करती है। तो उसने कहा कि अभी हमारी बॉडी जो कम करने के लिए आपसे कह रहे थे, ये बॉडी मेडिसिन बंद करने के बाद अपने आप कम होने लगी, और कम हो गई। वाकई हमने देखा वजन भी कम हो गया, 10 kg कम हुआ। तो इस तरीके से मेडिसिन का फंक्शन होता है बॉडी के ऊपर। तो होपलेस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, और संभल करके ट्रीटमेंट। अभी हमारा एक
केरेटिनाइन का केस था, जिसे डॉक्टर ने डायलिसिस पे डाल दिया था, लेकिन वो वहाँ से आया डायलिसिस छोड़ करके कि सर मुझे डायलिसिस नहीं कराना, कैसे करना है। उसे मेड से जब यूरिन बंद हो गया था, यूरिन कंजेक्ट हो गया था, यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो हमने जब ट्रीटमेंट दिया तो यूरिन पास होना शुरू हो गया, वॉमिट हो रही थी, वॉमिट बंद हो गई, वॉमिट में कई बार ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो वो भी नहीं हुई। पीरियड जो आता था वो पीरियड भी बहुत ज़्यादा आ जाता था, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने मेडिसिन चलाई तो सारी चीज़ तो नॉर्मल आ गई, लेकिन केरेटिनाइन एलेवन हो गई। फिर वो लोग घबरा करके जहाँ पे ये डायलिसिस के लिए गए थे, दूसरे डॉक्टर को चेंज करके वहाँ गए। उसने मेडिसिन दी, देने के बाद जबकि हमारा पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ रिपोर्ट कराने पे केरेटिनाइन बढ़ा हुआ आया, वो कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद उस पेशेंट ने इंग्लिश दवा खाना शुरू किया। इंग्लिश मेडिसिन लेते ही लेते वो पिछले 4 डेज में, पिछले वीक में 4 डेज वो पूरी रात खुद भी नहीं सोया, मुझे भी नहीं सोने दिया, बार बार फ़ोन करता है, ये कंडीशन है। हॉस्पिटल्स को हमने रेफ़र किया, वहाँ पे भी गया, वहाँ पे बीपी उनकी कंट्रोल की गई, बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त था। और मेडिसिन दे रहे थे तो मेडिसिन अब बार बार कहाँ से इलेक्ट्रो की हम दे सकते थे, तो हमने कहा इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ पे लोगों ने सिर्फ वहाँ पे भी डायलिसिस के लिए लोगों ने रिकमेंड किया, जो हमारे पहचान वाले थे उन लोगों ने कहा कि नहीं डायलिसिस होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो उन लोगों ने कहा नहीं डायलिसिस नहीं करेंगे हम सर की। तो वहाँ की सिर्फ टैबलेट लेके उन्होंने बीपी को कंट्रोल किया, वॉमिट को कंट्रोल किया, और 24 रात में रखा ले गए उस कंडीशन में। उसके बाद जब पेशेंट आता है 2 दिन के बाद, हमने कहा शायद वो पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया, हमारी मेडिसिन उनके पास थी, वो कंटिन्यू लेते रहे। लेकिन जब हमारे पास आए, जब मेडिसिन का वक्त हुआ, तो कहते हैं आप मेडिसिन दे दी हमारे। तो हमने कहा क्या हुआ, मेडिसिन बंद कर दिया था तुमने? कहा नहीं, बिल्कुल अच्छा है, हमने दवा बंद कर दी और सिर्फ बीपी की मेडिसिन ली। बीपी की मेडिसिन सिर्फ हमने एक टाइम ली, उसके अलावा नहीं ली। पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में गया, स्वेलिंग भी खत्म हो गई, वॉमिट भी कुछ भी नहीं है। ईएच की मेडिसिन वही चल रही है कंटिन्यू जो थी, उसमें से हमने रेड इलेक्ट्रिसिटी हटा दी। तो रेड इलेक्ट्रिसिटी बीपी को भी हाई कर रही थी उस जगह पे, और केरेटिनाइन को भी इंक्रीज कर रही थी। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं किसी चीज़ को जनरेट करने के लिए हम दे रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टियों को इंक्रीज कर देता है। तो रिपोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होती है, मस्ट होती है। ओके, ये है हॉस्किंग्स लिम्फोमा एनिमेशन। सेल्स का डिवीज़न जब होता है बॉडी के अंदर, ये कॉटनिक, हाइस्किंग्स, पोआर्डो, स्ट्रोनिच, प्रेजोनी, जिस तरीके से देख रहे हैं ये नॉर्मल नोट्स हैं, और ये डेवलप कर रहे हैं ग्लैंड्स। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लिम्फ नोड इनलार्ज किए हुए हैं। ये इंटरनल सेल्स की पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डर्मेटोलॉजी एडवाइज़र लिम्फोमा टी सेल्स और वेरिएंट्स डर्मेटोलॉजी एडवाइज़र, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स इंक्रीज कर रहे हैं, लिम्फोमा डेवलप हो रहा है। लिम्फोसाइट्स मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें लिम्फोसाइट्स मेंटेन करने के लिए स्क्रोफ्लोसो 1, जब भी आप देखें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर रहा है, लिम्फोसाइट्स हो रहा है, लिम्फोसाइट बढ़ इंक्रीज कर रहा है, और ख़ास करके आपका ईएसआर इंक्रीज कर रहा है, तो घबरा जाते हैं कि क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, मुझे ईएसआर को मेंटेन करने के लिए, लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करने के लिए, डब्ल्यूबीसी को मेंटेन करने के लिए, प्लेटिलेट्स को मेंटेन करने के लिए, प्लेटिलेट्स को मेंटेन करने के लिए हम C4 का इस्तेमाल करते हैं। तो S1 और WE ये हम अपने पेशेंट्स को जिस कदर की रिपोर्ट आए उसके दर के हिसाब से हम देते हैं। अगर वो रिपोर्ट में इंक्रीज किया हुआ है तो हम इसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ एलर्जी बेस पे है तो हम खाने से बिफोर मील्स कर सकते हैं, या फिर हम जब भी कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो बिफोर मील्स S1 देते ही देते हैं। तो इससे ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बी सेल्स लो ग्रेड, टी सेल लो ग्रेड, ये जो लिम्फोमा है, लिम्फोसाइटिक, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक एंड पोरियो प्रो लिम्फोसाइटिक लिकोमिया, हेरी सेल लिकोमिया, लिम्फोप्लास्मेसिटिक
साइटॉइड, प्लाज्मासाइटिक और सेंट्रोब्लास्टिक, सेंट्रोसाइटिक, सेंट्रोसाइटिक ये हो गया। लिम्फोसाइटिक्स क्रॉनिक, lymphocytics and pro-lymphocytics, leukemia, lymphoid angioblastics, T zone और प्लेमॉर्फिक स्मॉल सेल्स। हायर कंडीशन है, हाई ग्रेड सेंट्रोब्लास्टिक, इम्नोब्लास्टिक, लार्ज सेल्स एनाप्लास्टिक, बर्किट लिम्फोमा, लिम्फोब्लास्टिक रेयर टाइप्स, प्लेमॉर्फिक मीडियम एंड लार्ज सेल्स, इम्नोब्लास्टिक लार्ज सेल्स एनाप्लास्टिक्स, लिम्फोब्लास्टिक रेयर टाइप्स। डिफ्यूजन, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा 31% केस पाए जाते हैं। फॉलिकुलर लिम्फोमा 22% केस पाए जाते हैं। मेंटल सेल लिम्फोमा 6% पाए जाते हैं। मार्जिनल जोन लिम्फोमा 5%। सिस्टेमिक एनाप्लास्टिक लार्ज टी सेल्स लिम्फोमा 2%। बर्किस्ट एंड बर्किट लाइक लिम्फोमा 1%। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स लिम्फोमा less than 1%. Primary infusion lymphoma, body cavity lymphoma less than 1%. Angiomyoblastic T cells lymphoma less than 1%. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स की 2013 की रिपोर्ट है ये। हिस्टोलॉजिकल सब टाइप, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा 56, नो ऑफ पेशेंट्स HF, follicular lymphoma 17-16, B cells chronic lymphoma, leukemia, small lymphocytes lymphoma 1 or 3, mental cells lymphoma 4 and 3, marginal zone B cell lymphoma 8, 7, Burkitt lymphoma 2, 1, precursor T acute lymphoblastic 5, 2, lymphoma LBL 5, 2, anaplastic large cells lymphoma T cells type 6 and 2, patient और patients, number of patients इधर है। B cells non-Hodgkin's lymphoma, precursor B cells neoplasma, precursor B lymphocytic lymphoma, plasma cells myeloma, plasmacytoma, mature peripheral B cells neoplasma, extranodal marginal zone B cells lymphoma of mild types, B cells chronic lymphocytes leukemia, small lymphocytes lymphoma CLL और SLL। CLL क्या है? chronic lymphocytic leukemia, CLL, small lymphocytic lymphoma SLL, follicular lymphoma, nodal marginal zone B cell lymphoma, B cell pro-lymphatic leukemia और lymphoप्लाज्मेटिक लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा, स्प्लेनिक मार्जिनल जोन बी सेल्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा। ये जो सारे नाम दिए गए हैं ये आएंगे, ये भी स्टडीज़ कराई जाएगी। ये स्टडीज़ होगी जो है रेगुलर क्लासेस में होगी, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर एक एक पॉइंट्स को लेकर स्टडीज़ होती हैं। अगर आपको सारे कैंसर्स के ऊपर स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर रेगुलर क्लासेस में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स
और प्रोग्नोसिस और फूड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पेशेंट्स में किस तरीके से फूड्स भी यूज़ किए जाएं और विटामिन का यूज़ कैसे होता है। बी सेल्स नियोप्लाज्मा प्रीक्योर्स बी सेल्स लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया लिम्फोमा। बी पेरिफेरल बी सेल्स नियोप्लाज्मा बी सेल्स क्रॉनिक लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया स्मॉल लिम्फोसाइटिक्स लिम्फोमा लिम्फोमा लिम्फोमासाइटिक लिम्फोमा मेंटल सेल्स। ये रिपीट कर रहा है अलग अलग। टी सेल्स नियोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट टी सेल्स नियोप्लाज्मा रिमेंबर एज SNEHA सेनिजर सिंड्रोम नेचुरल किलर टाइप इंट्रापैथी टाइप्स फॉर हेप्टोस्प्लेनिक टाइप एनाप्लास्टिक एंड एंजाइमोब्लास्टिक टाइप्स। ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे भी एक एक लेक्चर्स कम से कम 40-40 स्लाइड्स के 40-40 स्लाइड्स के बनते हैं। रिमेंबर दीज रेस्ट वट एवर कम्स इज अ बी सेल्स न्यूप्लाज्मा। क्रॉनिक मेम्ब्रेन्स मार्कर मायो इंसिटोल ग्लाइमा मार्कर। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके ग्राफ्स। केरेटिनाइन एनर्जी मार्क्स और एन एसिटाइल एस्पर्टेट न्यूरोनॉल माइकर ग्लूटामाइड और न्यूरो ट्रांसमीटर। मायो इनोसिटोल क्लोइन ग्लियल मार्क मेम्ब्रेन मार्कर क्रेटेनाइन एनर्जी मार्कर ग्लूटामाइड न्यूरो ट्राइमेस्टर न्यूरोनॉल मार्कर। ये MRI की गई है। ब्रेन स्पेस मार्किंग वर्चुअल बायोप्सी के ज़रिए इसे पता किया जा रहा है। यहाँ पर मेंटल नेटल इक्वल टू 308.6% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। NKT सेल्स में 925.7% है। DLBS में ये सारे परसेंट यहाँ पे हैं। बी लिम्फोब्लास्टिक PTLD ल्यूकेमिया लिम्फोमा मेंटल सेल्स लिम्फोमा स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। अगर EH के प्रैक्टिशनर्स अगर सिर्फ कैंसर को ही केयर कर लें, ऐसे तो सारे पे प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रहे हैं तो सारे पे रिजल्ट मिलता है। और ये नेचर कहती है कि कोई भी डॉक्टर्स 100% या कोई भी इंसान 100% नहीं हो सकता। सॉरी। तो यहाँ पर नेचर के हिसाब से है, अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आते हैं या 10 पेशेंट्स आते हैं, 10 में से आप सिर्फ 7 पेशेंट्स को रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जबकि आपके सारे ट्रीटमेंट सही होंगे 10 के लिए या 100 के लिए। और 100 में 70 रख लें और 10 में 7 रख लें पेशेंट्स, तो इस कंडीशन में जो 30% जो पेशेंट बच रहे हैं, 3% या जो पेशेंट 10 के हिसाब से अगर लें बच रहे हैं, तो 3 पेशेंट जो हैं वो अदर्स डॉक्टर्स के लिए होते हैं। वही सेम ट्रीटमेंट अदर डॉक्टर देते हैं, फिर वहाँ पे वो अच्छे हो जाते हैं। तो 10 डॉक्टरों से अगर 30-30 पेशेंट या 3-3 पेशेंट्स दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो उनको क्योर होता है, उसी मेडिसिन से आपके वहाँ क्योर नहीं होता। तो इसके लिए होपलेस नहीं होने की ज़रूरत है। उसे ये समझना चाहिए नेचर ने इसके लिए हमारे पास इलाज नहीं रखा है, या गॉड ने या जो भगवान है वो हमारे लिए इसमें कोई इसका इलाज हमारे पास नहीं था, इसलिए ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश करना चाहिए, अगर हम कायदे से ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिजल्ट आता ही आता है। और कुछ लक होता है कि अगर पेशेंट्स की मौत ही लिखी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप मेडिसिन देंगे उसके 15 दिन 20 दिन के बाद एक्सपायर भी कर सकता है। तो वो नेचर्स है, नेचर्स को हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर ट्रीटमेंट बेहतर किया जाए तो जो पेशेंट लास्ट स्टेज में हमारे पास आता है वो भी इतना तो कर सकता है कि अगर वो बेड पे लेटा हुआ तो बैठ सकता है, अगर पानी का गिलास वो मांग के पीता है तो खुद अपने हाथ से उठ के पी सकता है। इतना तक हमने इस EH की मेडिसिन से पेशेंट्स को देखा है, जबकि आखिरी स्टेज हो गई है, लेकिन उनकी आखिरी स्टेज में 15 दिन खुद से मूवमेंट करके उन्होंने बाहर तक जाकर हवा खाई है। तो इतनी कंडीशन में भी पहुंच जाता है पेशेंट, बेहतर हो जाता है।
फिर बॉडी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, वाइटल फोर्स उनकी इतनी ज़्यादा लॉस हो जाती है कि उस कंडीशन में रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 3 जगहों में से एक तो ब्रेन पे अगर इफेक्ट हो गया है कार्सिनोजन सेल्स का, अगर कैंसर सरवाइव कर गया है, या हार्ट की तरफ सरवाइव कर गया है, हार्ट पे जाने वाले जो है आर्टरीज और जो वेन्स हैं उनको ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सडनली डेथ हो सकती है। लीवर को ब्लॉक कर रहा है या किडनी को ब्लॉक कर रहा है, तो इस कंडीशन में पहले पेशेंट कोमा में जाता है, कोमा में जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम सिस्टम को फॉलो करेंगे और सिम्टम भी देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है सिम्टम्स ऐसा राइज हो रहा है कि उसका यूरिन ब्लॉक हो रहा है, यूरिन नहीं हो रहा है, या लीवर से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि ज्वाइंटिस डेवलप हो रहा है। अगर पेशेंट हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लिम्फोमा का, अगर उसमें ज्वाइंटिस डेवलप कर रहा है तो वहां पे हमें ज्वाइंटिस का भी ट्रीटमेंट करना होगा साथ में। अगर नहीं करेंगे तो वो लिम्फोमा से नहीं ज्वाइंटिस से मर जाएगा, क्योंकि लिम्फोमा तो बढ़ा ही है, लेकिन लिम्फोमा का जो प्रेशर आ रहा है वो जो बेलर आर्टरी है उस पे पड़ रहा है, बाइल डक्ट पे पड़ रहा है, बाइल डक्ट वो प्रेस हो रही है जो उसे सिक्रेट करना चाहिए था ड्यूडनम के अंदर, ड्यूडनम के अंदर ना सिक्रेट करके बाइल का सिक्रेशन रिवर्स हो रहा है। तो इस कंडीशन में ज्वाइंटिस डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे इन्फ्लामेशन, लीवर इन्फ्लामेशन की भी मेडिसिन साथ में देनी होगी। लीवर इन्फ्लामेशन की, लीवर की जो पैट मेडिसिन है वो S10 और S5 है। S10 होल इंटेस्टाइनल और स्किन सभी पे है, जबकि S5 स्पेसिफिक लीवर के लिए है, S5 भी पूरी बॉडी के लिए। लेकिन S10 नर्वस विद नर्वस सिस्टम है, जबकि S5 फिजियोलॉजिकल है। S5 और F1 कॉम्बिनेशन से बनी है S10, और S10 का काम इंटेस्टाइन पे ज़्यादातर लिया जाता है या टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वाइडरी रिंग्स, ब्रेस्ट, टेस्टिस, स्लाइवरी ग्लैंड, थायराइड, बोन, ऑर्बिट, सीनस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैक्सियल, सर्वाइकल लिम्फ नोड, एब्डोमिनल एंड पेरिकार्डिक नोड्स, एक्सिलरी नोड, लिम्फ नोड्स नॉट स्पेसिफाइड, ओवरी 6%, इंग्वेल लिम्फ नोड्स ये 4%, और मैनर्डिबल 2%, 36% जो है मैक्सिला, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो डेवलप करती है वो यहाँ पे 18% देख सकते हैं। एब्डोमिनल और पेरिकार्डिक नोड्स में 12% है। तो ये जहाँ पे सरवाइव कर रही है डिजीज, हमें उसी की ऑर्गन की मेडिसिन लेनी है, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल दोनों हमें लेना है, दोनों टाइप की मेडिसिन का कलेक्शन करना है। अब ये इस पे पूरा थोड़ा सा हमने फर्स्ट टाइम में ही जो ट्रीटमेंट बताया पूरा टाइम निकल जाता है उस पर, अभी और कुछ बताना था, लेकिन फिलहाल तो इतना है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर डिस्क्राइब करने जाए तो महीने निकल जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे रेगुलर क्लासेस में है उन्होंने देखा होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो चल रहा है कई महीने से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अब पिछले 2 दिन हुआ वो ख़त्म हुआ। तो इसलिए प्रोग्राम्स बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये है कि इतना तो हमने आपको बता दिया है ट्रीटमेंट्स के लिए। अगर इसके डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस में आना पड़ेगा। हु WHO क्लासिफिकेशंस बी सेल्स मैग्नेनेंसी। अब यहाँ से हम लाइफ साइंस कैंसर और लिम्फोमा के बारे में यहाँ से देख लेते हैं, और एक लेक्चर्स 10 मिनट का होगा। Hello, good evening to all of you. I am from Life Science, and today we will discuss about brain lymphoma. The brain tumor, as we had discussed earlier, that about the cancer, that how the cell divide in an irregular way that lead to the malfunctioning in the process of cell division due to
due to the reason the cell propagate in an uneven way. That is the main cause of the cancer. As first of all, the cell get clumped, and the clump lead to the formation of tumor, and then tumor would lead to change into the cancer. There are different tumors as we had discussed. I will go in a very short way to understand you each and everything. Introduction of brain and tumor. As you could see, this is the skull, this is the bone, and this is the meninges, which are the membrane, and in this there is contain the fluid which protect our brain from shock. This is our brain. These are the ventricles which are also filled with fluid so that it will act as a shock absorbent. This is our skull. Fluid between the meninges. These are the typical structure of brain. Cerebellum, and there we talk about the cerebrum, the different portion of the cerebrum: pons, medulla oblongata, brain, diencephalon. It contains different types of functions. Cerebrum, skull, meninges. A brain tumor is a collection of mass of abnormal cell. As I had discussed you, the cell divide in an uncontrollable way. The skull which encloses the brain is a very rigid, and any growth inside the restrict can cause problems. As the skull limits the growth of the things or the organs which are present inside the skull, then the uneven growth would lead to a severe problem. The tumors grow inside the brain. It increases the intracranial pressure. As we had discussed in further, that there are the fluids, meninges. If you keep if you try to insert any of the thing in a bucket full of water, and which is also enclosed from the top, then you could see that it contain a tremendous pressure, and due to that pressure there is a chances that there could be a lot of disturbance, and the bucket could also be torn due to that pressure. The same type of pressure arises when the such type of tumor grow inside the brain. It increases the intracranial pressure. There is a certain amount of pressure which the skull bone could endure, but when the pressure arises, it lead to a very severe psychological disorder, and that could lead to an aggressive behavior, also severe aggressive behavior, which can cause the brain damage and even the life threatening. Most normal cells grow older and get damaged, and they die, and the new cell take their places. Sometimes the process go wrong, as we had discussed earlier, that there is the problem in the cell division process. New cell form within the body doesn't need them, and the old or damaged doesn't die as they should. The buildup of extra cell offer forms a mass of tissue and cause the growth of tumor. There is the excess rise of the tissue in the brain, and that leads all of the type of problem. As we could see here, a report of 2010, the new cases in the United States, and for children the cases is also been reported, because the children are also not far away from this type of abnormalities. And the children under the age of 15, this is the report. These things are reported more in white American in comparison to the black people. This you could see the report, as we take the US as a standard to study any type of disease, or any type of globe, because the same condition will also be applied to India also, as we have the disease, and the statics would also be somewhat same, or it slightly differ according to the genes basis, as the white American and black American have some type of differences. The child aged is distinct into the categories. Brain tumor, there are specific for children and the specific for adults. Meningioma,
A benign primary tumor. A benign primary tumor, it is only specific to that particular place. It doesn't propagate to the rest part of the body. It is around 33.8%. And this is the malignant tumor. This is a multiforme. Glioblastoma multiforme, a malignant type of tumor, 17.1% in an adult. Primary tumor. This is the malignant tumor. It is highly dangerous. It is the main cancerous, which cause a lot of trouble, but its rate is lesser in comparison to the benign one. The largest percentage of childhood tumor is 70% located in frontal and parietal and occipital lobe, followed by the cerebellum and brainstem. As you could see the structure of the brain at here, the cerebellum, midbrain, tesiphon, pons, spinal cord. These are the structure where the children's or the adults have this type of abnormality according to their ages. There is a perfect pie chart where you could see the different statistics related to the distribution of primary brain and CNS tumor, central nervous system tumor, by histology, as it is the from CBTRUS. It is the well affiliated statistics. Tumors grade and types. There is a detail of about World Health Organization, what it has told about the universal classification in 1979. The system classified the tumors according to their microscopic characteristics and has accepted as the universal methods of brain tumor. First of all, we take the cell lines from this type of samples from a diseased person, and then we observe that things under the microscope for the detailed research study, and from that research we came to know about the primary brain tumors and the secondary brain tumors. These are categorized into the two. So this is the thing related to today's. Rest of the thing will be discussed tomorrow. If anybody have any type of question related to any of things, then he or she could simply ask to us at this time. Does anybody have any type of question? Okay, so I will wrap this lecture from at today from slide number 10, and I will continue this thing at tomorrow. Good night. Goodbye. हेलो स्लाइड को कंप्लीट कर देते हैं, 2 स्लाइड, उसके बाद सेशन कंप्लीट कर, कल फिर होगा सेशन. WHO क्लासिफिकेशन बी सेल्स मैग्लिनेंसिस, प्रेशर बी सेल्स नियोप्लाज्मा, प्रेशर बी लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया लिम्फोमा, मैच्योर पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्मा, बी सेल क्रॉनिक लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया, स्मॉल लिम्फोसाइट्स लिम्फोमा, बी सेल्स लिम्फोसाइट्स लिकोमा, लिम्फोप्लास्ट लिम्फो लिम्फो लिम्फोसाइट्स लिम्फोमा, स्प्लेनिक मार्जिनल जोन बी सेल्स लिम्फोमा, नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन और बी सेल्स लिम्फोमा, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज माल टाइप्स. हेयर इसमें बी सेल्स क्रॉनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया स्मॉल लिम्फोसाइट लिम्फोमा में क्या होता है, यहाँ पे हेयर लॉस, हेरी सेल ल्यूकेमिया, प्लाज्मा सेल मेलोमा, प्लाज्मोसाइटोमा, फैलिकुलर लिम्फोमा और मेंटल सेल लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा DLBCL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा,
बार्केट्स लिम्फोमा, बार्केट सेल्स ल्यूकेमिया, ब्लास्टिक एनके सेल ल्यूकेमिया। ये बहुत सी चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं, लेकिन हमने जो स्लाइड्स कलेक्ट की है अदर चीज़ों को इसमें कहीं ना कहीं एक एक चीज़ अलग से मिल गई है, तो इसलिए हमने स्लाइड्स को रिपीट कर दिया है। और उसके अंदर चीज़ें और भी हैं और जो रिपीट हो रही हैं, तो उसे माइंड नहीं करना है, सिर्फ हमें नई चीज़ें जो इसके अंदर जो मिले हैं उसे ही लेना है। रियल WHO 2001 क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल ग्रुप्स, प्रेस्योर्स, बी सेल्स, ऑल लिम्फेटिक लिम्फोमा। ये सेम टाइप की है, ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप देख लेंगे, बार बार चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पर बस इस लास्ट स्लाइड पे हम स्टॉप कर देंगे। नॉन हस्किंग लिम्फोमा, नॉन हस्किंग लिम्फोमा NHL कहते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम मैगलेनिन क्लोनल proliferations of lymphocytes of TB indeterminate cells origin. In the United States, NHL occurs with annual incidence of 10.5 per million white and 7.3 per million black children younger than 20 years of age. इस डिजीज से इन्वॉल्व होते हैं, डिजीज से इफेक्ट होते हैं। इन Equatorial Africa, 50% of childhood cancer or lymphomas, a results of the very high incidence are Burkitt lymphoma and possible related to the immunosuppressive effect of malaria. Unlike that of Hodgkin disease, the incidence NGL increase steadily throughout life. In some situation, there is a overlap with acute lymphoblastic or B cells leukemia. Patients with lymphocytes NHL and more than 25% lymphoblastes in the bone marrow are arbitrarily classified and treated as if the had acute lymphoblastic leukemia, where patients with B cells are treated similar of patients with Burkitt lymphoma, even if extracellular disease is the present. ओके, तो यहाँ से ये क्लास सेशन बंद होता है, आपके क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं अगर क्वेश्चंस कोई हैं। और इस जी बोलिए। गुड इवनिंग।